सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मंत्रा पर। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। साथियों सीटेट 2022 के लिए हमारे चैनल से स्पेशल मैथ्स के साथ साथ आरंभ सीरीज CDP के लिए शुरू की गई है और आरंभ सीरीज़ का ये 11वां वीडियो है जो आप सभी के सामने लेकर एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आप सीटेट 2022 की तैयारियों में जुटे हैं तो चैनल के माध्यम से जो प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं CDP के लिए, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप हमसे जुड़े रहिएगा, वीडियोज़ को पाते रहिएगा और अपना पढ़ाई जो है, अपनी जो स्टडी है उसको सफल बनाने के लिए जुटे रहिए। साथियों, इसी के साथ साथ अमित सर के द्वारा मैथ्स की स्पेशल क्लासेस भी ली जा रही हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। तो आप उम्मीद करता हूं कि आप उनसे भी जुड़ते हो रहे होंगे। अगर नहीं जुड़ते हैं तो आप बहुत कुछ अच्छा सा मिस कर रहे हैं। तो आप डेली चैनल के हिसाब से या जो भी उनका शेड्यूल है उनके हिसाब से आप क्लासेस को ज्वाइन करिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। साथियों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसका जो पहला क्वेश्चन है वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे मापन उपकरण की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे मापन उपकरण की विशेषता नहीं है। विश्वसनीयता नहीं है, वैधता नहीं है, आत्मनिष्ठता नहीं है, व्यवहारिकता नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? तो इसमें अच्छे उपकरण मापन की जो विशेषताएं हैं उनमें से देखिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए और वैधता भी होनी चाहिए। विश्वसनीयता, वैधता और सुगमता होती है, एक मितव्ययिता होती है। तो ये सारी जो हैं ये अच्छे मापन उपकरण की विशेषताएं। व्यवहारिकता भी होनी चाहिए लेकिन आत्मनिष्ठता नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? इसके साथ साथ वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, आत्मनिष्ठ नहीं होना चाहिए। माफ़ कीजिए दोस्तों। तो ये हमारा विकल्प सही है, C विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता आपके टर्मन है। कौन है? टर्मन। सीधे सीधे आप टिक कर दीजिएगा। टर्मन जो थे, टर्मन ने सबसे पहले ये बुद्धिलब्धि के मापन का आविष्कार किया है, तो टर्मन इसके जन्मदाता हैं। साथियों, इसमें हम बात कर लेते हैं और विकल्प की। तो मानसिक आयु जैसे अगर हम बात करते हैं तो बिनी के द्वारा दिया गया था और मानसिक आयु के आधार पर ही टर्मन ने बुद्धिलब्धि के विचार की अवधारणा दी है। बुद्धिलब्धि को उन्होंने प्रतिपादित किया है या उसका आविष्कार किया है। ठीक है दोस्तों, तो बिने के जो मानसिक आयु का विचार था उसके आधार पर इन्होंने बुद्धिलब्धि का आविष्कार किया है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक अस्तित्ववादी अध्यापक को किस पर महत्ता देनी चाहिए? एक अस्तित्ववादी अध्यापक को किस पर महत्ता देनी चाहिए? यहाँ पे बात की जा रही है स्वतंत्रता पे। ये देखिए, जो प्रश्न आपका है उसमें विकल्प एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। तो ये ध्यान से देखिएगा। पहला जो दिया है आपका स्वतंत्रता है, उत्तरदायित्व है, व्यक्तिपरक भावनाएं हैं, मिलजुल कर रहना है। तो ये अस्तित्ववादी अध्यापक की महत्ता के विषय में है कि वो किसको महत्ता देनी चाहिए, उसको वो इम्पोर्टेंस किसको दे। स्वतंत्रता को दे, उत्तरदायित्व को दे, व्यक्तिपरक भावनाओं को दे, मिलजुल कर रहने को दे, या अब इनमें से आपको चेक करना है कौन सा बिल्कुल सही है। पहला और दूसरा सही है आपका, स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व, या पहला और तीसरा स्वतंत्रता और व्यक्तिपरक भावनाएं, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं, या दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों सही है। तो दोस्तों, इसमें आपका जो बी उत्तर है वो बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा। अगर अस्तित्ववादी अध्यापक को महत्ता देनी चाहिए, किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, तो वो स्वतंत्रता और क्या है, व्यक्तिपरक भावनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, उनको महत्ता देनी चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए। फिर है दोस्तों अगला प्रश्न 4 नंबर का जो है, बच्चों को लेबल करने, लेबल मतलब लेबलिंग होती है नाम देने को, नामकरण जो किया जाता है, ज़्यादातर बायोलॉजी में प्रयोग किया जाता है। तो आकलन क्या होता है? बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है जो आकलन होता है। तो उनको लेबल कर दिया जाता है, A ग्रेड वाले हैं, B ग्रेड वाले, ऐसे करके इनको वर्गीकृत कर दिया जाता है, या उनको मतलब एक नाम दे दिया जाता है अच्छा सा, या उनकी जो भी आकलन होती है, उनकी जो भी शैक्षणिक क्षमता होती है उसके आधार पर। तो बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना आकलन होता है। आकलन क्या होता है? कौन सी परिभाषा इसमें उसकी सही है? सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है आकलन में। तो ये देखिए सब नेगेटिव वर्ड्स हैं।
ये तो नहीं होगा, बिल्कुल ही सी नहीं होगा। सीखने में सुधार का एक तरीका है। जी हाँ, डी जो विकल्प आपका है वो बिल्कुल सही है कि जो डी है सीखने में सुधार का तरीका, ये आपका विकल्प सही है। इसे हम क्या कहते हैं? आकलन कहते हैं। आकलन क्या होता है? पूरी सत्र की जो शैक्षणिक गतिविधियाँ हुई हैं, जो भी बच्चे ने सीखा है, तो उसका आकलन किया जाता है, एक मूल्यांकन किया जाता है, उसकी उपलब्धियों का जो आकलन होता है, उसकी उपलब्धियों को निरीक्षित करने के लिए, जांचने के लिए जो किया जाता है वो आकलन होता है, मूल्यांकन होता है। और उसी के बाद उसका उपचारात्मक मतलब सारी चीज़ें होती हैं, उसको सुधार किया जाता है, उसकी सीखने की प्रक्रिया में अलग अलग विधियों के द्वारा उसमें सुधार किया जाता है। तो आकलन इसे कहते हैं, सीखने में सुधार का एक तरीका होता है। तो एनसीएफ में भी यही दिया हुआ है। एनसीएफ जो 2005 है उसके अनुसार ये बताया गया है कि आकलन का जो प्रयोजन किया जाता है विद्यालयों में, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए, तो वो क्या है? वो सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में और सामग्री में सुधार लाता है आकलन। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ उसमें भी मेंशन है। तो सीखने में सुधार का एक तरीका क्या है? आकलन है। तो आपका ये विकल्प सही है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए, क्या सुनिश्चित करना चाहिए? अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी शिक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत, माफ कीजिए क्या हो जाता है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि उसकी कक्षा के जो भी शिक्षार्थी हैं वो अपने आप को स्वीकृत, एक्सेप्टेड समझें, कि इग्नोर्ड ना समझें वो अपने आप को, और सम्मानित समझें। उसके लिए शिक्षक को क्या चाहिए, वो क्या करना चाहिए उसे? तो वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें। जो पिछड़ी पृष्ठभूमि से हैं, जो वंचित पृष्ठभूमि से हैं, जो किसी अन्य समाज के मतलब एक जो निम्न समाज माना जाता है, हालांकि माना नहीं, तो निम्न समाज माना जाता है, उसको वंचित माना जाता है, जो समाज वहाँ के जो बच्चे हैं, तो उनका वो तिरस्कार करें, तो ताकि वे बच्चे अनुभव करें कि उन्हें बहुत ज़्यादा परिश्रम करना है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और सम्मानित घरों से हों, तो क्या उनके लिए कुछ चाहिए, तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे। तो उन्हें मतलब वो उनको आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे, क्या ऐसा होना चाहिए? फिर दोस्तों, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो इसमें सभी शिक्षार्थियों की बात हो रही है, ना कि अंग्रेजी बोलने वालों की हो रही, ना वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की हो रही, जो विकल्प सी आपका है। ठीक, कड़े नियम बनाए और बच्चे उनके पालन ना करें, उन्हें दंड दें। ऐसे नियम बनाएं कड़े जो हों, और अगर कोई बच्चा उनका पालन नहीं करता है तो उनको दंड दे। तो क्या ऐसा, इसमें से कौन सा विकल्प सही है कि बच्चे अपने आप को स्वीकृत समझें और सम्मानित समझें? तो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है कि अपने शिक्षार्थियों को, चाहे वो वंचित के हों, चाहे किसी भी वो क्लास के हों, किसी भी परिवेश से आने वाले बच्चे हों, तो उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे शिक्षक, और उनकी विविध मतों को, जो भी उनके विचार हैं, उनको प्रोत्साहित करे, उनको इनकरेज करे, शाबाशी उनको दे। तो ये विकल्प आपका सही है, जिससे बच्चे अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? ठीक, सही नहीं है ये प्रश्न, सही से आप देखिएगा। कभी कभी हम इसमें भी गलतियां कर देते हैं, हालांकि मैंने तो अक्सर की हैं इस बारे में गलतियां। तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा प्रश्न इस विषय में सही नहीं है? ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है आपका सही नहीं है। तो बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ये तो सही है। ठीक है, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सीखते हैं, अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। जब तक प्रेरणा नहीं होती, सीखना होता ही नहीं है, अधिगम अच्छा होगा ही नहीं। तो आपका विकल्प डी बिल्कुल, ये जो इस विकल्प के प्रश्न के हिसाब से सही है। मतलब बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे क्लासरूम के बाहर भी सीखते हैं, विद्यालय परिवेश में सीखते हैं, घर पे सीखते हैं, समाज में सीखते हैं, हर जगह सीखते हैं। तो बच्चे केवल कक्षा में नहीं सीखते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे एक कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें भी वही चीज आगे नहीं है। अधिगम को सुगम बनाने के लिए प्रश्न देखिएगा, अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक सी बात है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए अगर हम ऐसा सृजन करना चाहते हैं कोई परिवेश, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन इसमें से हो सकता है? बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति, बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति अध्यापकों की, तो ये इसमें देखो स्वीकृति तो दी ही जानी चाहिए परिवेश में। जब तक अभी एक प्रश्न था कि स्वीकृत और सम्मानित समझेंगे, तो जो उनके प्रयास है उनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वीकृति दी जानी चाहिए, तो ये सही होगा। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, और आगे भी देख लेते हैं, बच्चे को स्वीकार करना, ये स्वीकार करना ही पड़ता है बच्चे को। अध्यापक का सकारात्मक रुख, अध्यापक का सकारात्मक रुख भी होना चाहिए। कौन सा विकल्प आपका नहीं होना चाहिए इसमें? इसमें आपका जो बी है, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। अध्यापक को चाहिए, अगर वो सुगम बनाना चाहते हैं निगम को और कक्षाई परिवेश को अच्छा बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, सीखने के लिए महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो उनको अपने अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये भी आपका बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न के हिसाब से। बाकी तीन तो सही ही है। तो ये काम उनको नहीं करना चाहिए, अध्यापक के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सही नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? कि उनको ज्ञान अर्जन करना है शिक्षार्थियों को, बालकों को, तो अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, तो इस पर ज़रूरी नहीं है सब कुछ याद करते हैं, ये सुनिश्चित याद ही करना नहीं। शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों, ग्रेडों पर, इस पर भी ध्यान देना नहीं चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है जो बच्चा अच्छा है वो मार्किंग अच्छी हो सकती है, नहीं हो सकती है। शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए। ये एक्टिव जो लर्निंग है या जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें सहभागिता होनी चाहिए, उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए। ये नहीं होगा शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करना, ये नहीं है। तो आपका ये सी इसका विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है, अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है पुस्तकों से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछे जाने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो क्या आवश्यक है? तो इसमें से आप सभी ने अंदाजा लगा ही लिया होगा, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। ठीक है दोस्तों, ये आपका विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब है। कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? कोलबर्ग के जो पूर्व परंपरागत स्तर है, तो उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति नैतिक निर्णय लेता है तो वो किस तरफ प्रवृत्त होगा? ठीक है दोस्तों, तो इसके जो विकल्प है, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड, किसकी तरफ वो प्रवृत्त होगा? इनमें से सही विकल्प आपको देखना है। तो कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर में बालकों का जो नैतिक तर्कणा का आधार है, नैतिक तर्क जो देते हैं, तो वो दूसरे के मानकों से निर्धारित होता है। जो मतलब उसके आसपास के लोग हैं उनके मानकों से निर्धारित होता है। वह जो बड़े लोग हैं उसके आसपास उनको सम्मान देता है, ताकि उनसे एक भय बना रहे, या मतलब वो भय में ना रहे, दंड ना मिले उसको अगर वो कुछ गलत करता है। तो नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति जो है वो संभावित दंड, मतलब जब वो निर्णय लेता है तो संभावित दंड की तरफ प्रवृत्त करता है। किसकी तरफ करता है? संभावित दंड की तरफ प्रवृत्त करता है। और यही कारण है कि जब कोई शिक्षार्थी होता है या कोई बालक होता है, वो बड़ों का बड़ा सम्मान करता है कि उसे जो संभावित दंड है वो ना मिले, तो उसकी तरफ प्रवृत्त होता है। ठीक है, नैतिक निर्णय लेने की बात अगर हम बात करते हैं कोलबर्ग के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार, तब हम ये विकल्प हमारा जो है अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ वो प्रवृत्त होगा। ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ क्या करती हैं? बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। अगर वो गलतियाँ करते हैं, त्रुटियाँ करते हैं, तो इनमें से क्या सही है?
उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। डी है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो इसमें आपका क्या विकल्प सही है? सी सही है कि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। गलतियाँ करते हैं, फिर गलतियाँ करने के बाद वो क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं, गलतियों को सुधारते हैं। कैसे सुधारते हैं? तो ये उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। बाकी जो 3 विकल्प हैं आपके गलत हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चे जब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं तब जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। गतिविधि में भाग क्यों लेते हैं? शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, या पुरस्कार के लिए। किसके लिए? तो बच्चे स्वयं चाहते हैं, जब वो कुछ अच्छा होता है, कोई गतिविधियाँ होती हैं तो वो स्वयं भागीदारी करना चाहते हैं, स्वयं रुचि रखते हैं। वो क्या करते हैं? स्वयं ही रुचि रखते हैं। और तब वो जब स्वयं रुचि रखते हैं तो उनके अंदर जो सृजनशीलता है वो भी निकल कर बाहर आती है। जो क्रिएटिविटी है वो निकल कर बाहर आती है। वो किसी के दबाव से, किसी की डांट से बचने के लिए ऐसा वो नहीं करते हैं। पुरस्कार तो बाद की बात हो जाती है। जब तक उनके अंदर रुचि नहीं होगी तब तक वो उसमें इतनी जल्दी भाग ही नहीं लेंगे। तो यहाँ पर वे गतिविधि में भाग लेते हैं, अपनी रुचि से भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास 7 वर्ष की आयु पर होता है, 11 वर्ष की आयु पर होता है, 9 वर्ष की आयु पर होता है, 6 वर्ष की आयु पर होता है। किस पर होता है? इसमें आपको सही विकल्प टिक करना है। सही विकल्प क्या है? तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास बालक में 11 वर्ष की आयु पर होता है। किस पर होता है? 11 वर्ष की आयु पर होता है। विकल्प बी आपका सही। यहाँ पे क्या भर दें? 11। ठीक है दोस्तों, 11 वर्ष की आयु पर हो जाता है। न्यूनतम अधिगम स्तर को, इसमें आप अगर इसके विषय में आपको ज़्यादा पढ़ना है तो जैसे मैंने कभी पीछे साझा भी किया है आपसे, पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं उन पर देखिएगा आप, तो आपको इस सवाल का सही जवाब आप समझ में आएगा आसानी से। सही जवाब तो मिल ही गया है। न्यूनतम अधिगम स्तर को किस समिति ने दक्षताओं की अपेक्षित प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया था? न्यूनतम अधिगम स्तर को किस समिति ने दक्षताओं की अपेक्षित प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया था? तो कौन सी समिति थी? तो इसमें ये समिति दबे समिति ने दक्षताओं की अपेक्षित प्राप्ति के रूप में न्यूनतम अधिगम स्तर को परिभाषित किया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। शिक्षक क्या करता है? बच्चों की सहायता करता है। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षण कार्य को छोटे छोटे हिस्से, इसमें देख लीजिए विकल्प देख लीजिए, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार दे करके। क्या ऐसा होता है? कोई भी सहायता ना दे करके, जो बी विकल्प है, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। सहायता नहीं देता है तो बच्चे स्वावलंबन सीखते हैं, अपने आप निर्वाह करते हैं उस समस्या का, या जो भी होता है परिस्थिति होती है उस पर एक भाषण दे देते हैं शिक्षक और उससे निपट लेते हैं, उस परिस्थिति से निपट जाते हैं। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखते हैं। कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और फिर निर्देश लिख देते हैं और फिर उसके हिसाब से शिक्षार्थी भी करते हैं, बच्चे उसी की सहायता से करते हैं। तो इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही है? तो दोस्तों डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है कि जो जटिल परिस्थिति है अगर उसको संसाधित करना है तो शिक्षण कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर बच्चों की सहायता वो कर सकता है, कि वो फिर छोटी छोटी चीज़ें हो जाएंगी तो बच्चों को वो ज़्यादा भारीपन नहीं लगेगा, एक बोझ जैसी वो चीज़ नहीं लगेगी। फिर दोस्तों बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? सतत CCE की बात जो करी जाती है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी की जाने वाली गतिविधियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गतिविधियों को सुधारना, और या तो फिर है डी, वह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है। तो CCE किस लिए आवश्यक है? वह सुधार किया जा सकता है। CCE किस लिए आवश्यक है? तो आपका यही विकल्प सही है कि जो CCE है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, यह समझने के लिए अधिगम का अवलोकन किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है अवलोकन? तो ये दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है कि अधिगम का अवलोकन हम किस प्रकार करें। यही आपका विकल्प सही है, डी। फिर दोस्तों, सीखने के नियम देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है?
तो सीखने के नियम देने वाले वैज्ञानिक, इसमें आप सीधे सीधे थॉर्नडाइक की आ जाएंगे। इन्होंने 2 प्रकार के नियम दिए थे, एक प्राथमिक नियम थे, एक प्राइमरी थे और एक थे सेकेंडरी। सेकेंडरी में 5 हैं और उसमें 3 हैं। तो इन्होंने इसको एसआर सिद्धांत भी कहा गया। इसको ईएल थॉर्नडाइक ने 1950 में सीखने के नियम दिए थे और प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत था इसमें, ठीक है। तो इसे एसआर सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इन्होंने मुख्य नियम जो थे वो 3 थे और द्वितीयक नियम जो गॉड नियम थे, सेकेंडरी जो रूल्स थे लास्ट थे, वो 5 थे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो कौन सा रचनात्मक आकलन नहीं है? तो इसमें आपका डी बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है, क्योंकि इसके अध्ययन से योग्यता क्रम अगर हम निर्धारित करते हैं, जो कम योग्यता वाले बच्चे हैं जो जल्दी नहीं सीख पाते हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं मन में एक छोटी भावना बैठ जाती है, हीन भावना बैठ जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों 19 नंबर का जो प्रश्न है उसमें क्या लिखा हुआ है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता क्यों होती है, उसके क्या कारण है? वातावरण का प्रभाव होता है, जन्मजात विशेषताओं के कारण होती हैं, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण होता है, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण होता है। तो ये भिन्नताएँ क्यों होती हैं? तो इसमें से वैसे तो लगभग वातावरण भी हम कह सकते हैं, अगर हम बात करते हैं वातावरण भी हो सकता है, जन्मजात विशेषताएँ भी होती हैं, भिन्नता होती ही है उनसे, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण होता है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होता है, उसके कारण ये भिन्नताएँ होती हैं। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सुटेबल जो विकल्प है वो आपका सी है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अन्योन्य क्रियाएँ होती हैं, ठीक है, तो उनके कारण एक दूसरे से व्यक्तियों में भिन्नता होती है। वंशानुक्रम क्या होता है? वंशानुक्रम तो आप समझते होंगे क्या होता है। वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है। वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है, जो हमें पूर्वजों से चली आ रही, पीढ़ियों से चली आ रही है जो क्षमता, उसको और विकसित होने की और उसका विकास होता है। वही वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। अगर हम परिवेश नहीं है, वातावरण नहीं है, तो हमारी क्षमताओं का विकास कहाँ होगा? नहीं हो पाएगा। तो वातावरण में बहुत अनेक तरह की आप एक्टिविटीज़ करते हैं या सहभागिता करते हैं, कहीं कोई काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चलती ही रहती हैं, तो व्यापक है ये क्षेत्र। तो वातावरण में इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर मिलते हैं। तो अब इसमें क्या है, अब इनके बीच जो वातावरण और वंशानुक्रम के बीच जो ये क्रियाएँ होती रहती हैं, जीवन पर्यंत होती रहती हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये भिन्नताएँ इन्हीं से होती हैं। ये क्रियाएँ तो होती रहती हैं, तो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अन्योन्य क्रियाएँ होती हैं, इनके कारण ही भिन्नता होती है, ठीक है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, एक सहशिक्षा, कक्षा में सहशिक्षा जहाँ पर को एजुकेशन हो रही है, लड़कों से शिक्षक कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। कि एक शिक्षक कहता है लड़के बनो, एक लड़कों से कहता है लड़कियों जैसा व्यवहार ना करो। यह टिप्पणी क्या है? यह जाति भेदभाव का परिचय है। देखिए सहशिक्षा क्या होती है? को एजुकेशन किसे कहते हैं? जहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ साथ में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह अवधारणा ज़्यादा पुरानी तो नहीं हम कह सकते हैं, तो ये अभी भी कहीं कहीं ऐसा है कि बॉयज़ के लिए मतलब एक अलग अलग भावनाएं होती हैं, वो चलती रहती हैं। तो यही प्रश्न है कि अगर कोई शिक्षक कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसे व्यवहार मत करो, तो ये किसका परिचायक है? जाति भेदभाव का परिचायक है, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, या लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, या लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता का उजागर है, क्या है? उजागर करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कौन सा आपका विकल्प सही है? कौन सा विकल्प आपका सही है? तो इसमें देखिए जो प्रश्न में दिया गया जो कथन है, लड़कियों में भेदभाव मतलब लड़के बनो और लड़कियों जैसे व्यवहार मत करो, तो ये क्या कह रहा है कि ये भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। इससे क्या होता है? भेदभाव प्रकट होता है, कुछ नहीं होता है। क्या होता है? भेदभाव होता है लड़के और लड़कियों में, कि जो लड़कियां कर सकती हैं वो लड़कों को नहीं करना चाहिए, जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियों को नहीं करना चाहिए। तो ऐसा
कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट होती है इस कथन से। तो ये आपका विकल्प सही है, सी विकल्प आपका सही है। दोस्तों ये आज के 20 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने इनको एंजॉय किया होगा। और अगर आपको ये चैनल के माध्यम से जो भी आपको स्टडी मटेरियल CDP के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आप ऐसे ही अगर प्रैक्टिस सेट पाते रहना चाहते हैं तो आप अभी चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पे मैथ्स की स्पेशल क्लासेस अमित सर के द्वारा ली जा रही हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ आपने पसंद किए होंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।